एवरीबॉडी और आपका आज वीडियो में। तो आज वीडियो में लेकर इसका टाइटल है महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात हु विल बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गुजरात को भैया आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं, वो काला धन अलग है, मगर आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं। जैसे एयरबस होता है, हवाई जहाज होता है, रनवे से टेक ऑफ करता है, देखा होगा आपने, देखा है ना, वैसे ही एयरबस का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उड़ता हुआ चला गया। ये मोबाइल फोन का प्रोजेक्ट, फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट, ये कहाँ गया? गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र। पिछले कुछ समय में करंट गवर्नमेंट के ऊपर एक एलिगेशन कॉन्स्टेंटली लगता रहा है कि बाकी राज्यों के ऊपर गुजरात को प्रेफरेंस दी जाती है, और कई सोशियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस डिस्पैरिटी का एक प्राइम विक्टिम रहा है महाराष्ट्र। और इस थ्योरी को बैक किया जाता है पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हुए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के दम पर। अब जैसे वेदांता फॉक्सकॉन महाराष्ट्र में 1.5 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट से सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करने वाली थी। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज भी अनाउंस कर दिया था, और पुणे के पास प्लांट के लिए लैंड भी आइडेंटिफाई कर लिया गया था। लेकिन फाइनल स्टेजेस में होने के बावजूद ये प्रोजेक्ट सितंबर 2022 में गुजरात की झोली में चला गया। इसके ठीक 1.5 महीने बाद इंडियन एयरफोर्स की एजिंग एवरो फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए 56 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाने थे। इस प्रोजेक्ट का नाम था टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, और इसकी कॉस्ट थी 22,000 करोड़ रुपीस। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी गुजरात चला गया। इसी तरह महाराष्ट्र में एक बल्क ड्रग पार्क भी सेटअप होने वाला था, जो अब गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में सेटअप होगा। इन सारे प्रोजेक्ट्स के महाराष्ट्र से डाइवर्जन के बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज इस पूरे इशू को अपने तरह से मिल करने की कोशिश करती हैं, और आदित्य ठाकरे से लेकर संजय राउत तक बहुत सारे लीडर्स ने लगातार इसके खिलाफ दावा भी बोला है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की रूलिंग गवर्नमेंट के लीडर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अगर कुछ प्रोजेक्ट दूसरे स्टेट चले भी गए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आखिर हमारा पड़ोसी राज्य गुजरात है, ना कि पाकिस्तान। पर इस पॉलिटिक्स को अगर हम थोड़ा साइड में रखें तो कुछ बड़े सवाल बनते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से इंडस्ट्रीज गुजरात शिफ्ट क्यों हो रही हैं? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन है, या गुजरात सच में कुछ बेहतर ऑफर कर पा रहा है इन कंपनीज को? इन सारे सवालों के तह तक जाने के लिए जरूरी है कि हम गुजरात और महाराष्ट्र की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और दूसरे एस्पेक्ट्स को रैशनली कंपेयर करें। दोस्तों, महाराष्ट्र करेंटली भारत का रिचेस्ट स्टेट है। इसके जीएसडीपी 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग 40,44,251 करोड़ रुपीस है, और ये इंडिया की जीडीपी में 13.9% का कंट्रीब्यूशन अकेले करता है। महाराष्ट्र के टोटल जीएसडीपी का 16% एग्रीकल्चर से, 24% मैन्युफैक्चरिंग से और 60% सर्विस सेक्टर से आता है। यानी सर्विसेज महाराष्ट्र की इकोनॉमी का मेजर कंट्रीब्यूटर है, और इस सर्विस सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, और ये मेजर बैंक, स्टॉक एक्सचेंजेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का घर भी है, जिसकी वजह से सेक्टर की रोबस्ट ग्रोथ हुई है, जिसने स्टेट की इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र आईटी सर्विसेज का भी हब बनता जा रहा है, और पुणे और मुंबई जैसी सिटीज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए प्रोमिनेंट सेंटर्स बनती जा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस इंडस्ट्री ने एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट्स में भी मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, और आज ये राज्य भारत के 20% सॉफ्टवेयर्स अकेले एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस स्टेट की टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी काफ़ी वेल डेवलप्ड है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो प्रोडक्टिविटी के मामले में महाराष्ट्र भारत का सेकंड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, जो नेशनल इंडस्ट्रियल आउटपुट का 20% कंट्रीब्यूट करता है, और 2023 में इसी सेक्टर के लिए महाराष्ट्र को इंडिया में सेकंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट भी मिली है। महाराष्ट्र तमिलनाडु और गुजरात के बाद इंडिया में थर्ड हाईएस्ट फैक्ट्रीज वाला स्टेट है। महाराष्ट्र ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में लीडिंग हब है, और वैल्यू के हिसाब से इंडिया के ऑटोमोबाइल आउटपुट का 35.1% अकेले कंट्रीब्यूट करता है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो जैसी कंपनीज इस स्टेट में सिग्निफिकेंटली ऑपरेट करती हैं। ऑटोमोबाइल के अलावा ये राज्य फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी घर है, और इंडिया के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है। महाराष्ट्र के पास इंडिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स और फार्मा यूनिट्स हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी लीडिंग स्टेट है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के पास स्किल्ड और इंडस्ट्रियल लेबर का लार्ज बेस है, जो इसे नॉलेज बेस्ड और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाता है।
जून 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम भी 2,77,603 रुपीज है, जो इंडिया के एवरेज 2,28,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए 2023-24 में एक बार फिर से टॉप डेस्टिनेशन बना है। इस स्टेट ने 1,25,101 रुपए की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रिसीव किया है, जो गुजरात और कर्नाटक द्वारा रिसीव्ड कंबाइंड FDI से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र के पास भारत की फाइनेंशियल कैपिटल और एंटरटेनमेंट कैपिटल मुंबई है, जो धीरे धीरे भारत की इमर्जिंग टेक कैपिटल भी बन रही है। महाराष्ट्र की कहानी के बाद अब देखते हैं गुजरात की इकोनॉमी को। गुजरात की GSDP 24,64,000 करोड़ रुपीस की है। 2022-23 का डेटा बताता है कि इसमें से 20% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से, 45% मैन्युफैक्चरिंग से और 35% सर्विस सेक्टर से आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो गुजरात में केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का 62% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन और 35% केमिकल प्रोडक्शन गुजरात करता है। गुजरात की दूसरी प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल। भारत के टोटल कॉटन आउटपुट का 37% गुजरात से आता है। यहाँ टेक्सटाइल के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे टेक्सटाइल क्लस्टर्स भी बनाए गए हैं। इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट्स का 28% भी गुजरात से आता है, जहां अहमदाबाद और वडोदरा मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हब्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर 30,000 से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो बताता है कि गुजरात का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर काफी स्ट्रांग है। इसमें भी स्पेशली डेयरी प्रोडक्शन में गुजरात इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है। सिर्फ यही नहीं, इंडिया का 9% ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी गुजरात में होती है। और पिछले कुछ समय से दोस्तों गुजरात सर्विसेज इंडस्ट्री में भी एक्सपैंड कर रहा है, जिसमें सबसे मेजर एक्सपेंशन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS में कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सूरत SaaS बेस्ड स्टार्टअप्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हब है, जहां सैकड़ों स्टार्टअप्स ऑलरेडी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं। दोस्तों, दोनों स्टेट्स के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक स्टैट्स बताते हैं कि दोनों ही इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है GSDP ग्रोथ रेट की तो गुजरात महाराष्ट्र से काफी आगे है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी 2023-24 में 7.6% के साथ ग्रो कर रही है, जो इंडिया के रेट के एकदम पैरेलल है। लेकिन गुजरात 2023-24 में लगभग 10.5% की ग्रोथ रेट को रजिस्टर करेगा, जो इंडिया के एवरेज से काफी ज्यादा है। यही नहीं, गुजरात का GSDP ग्रोथ रेट पिछले 10 सालों में 12.8% रहा है, जो काफी अच्छा है। तो देखिए, ये था दोनों राज्यों के बीच एक इकोनॉमिक कंपैरिजन, जिसमें हम देख सकते हैं कि दोनों स्टेट्स काफी क्लोजली compete करते हैं। पर दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को आज के टाइम पे महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ शिफ्ट होने के लिए पुश किया है। पर क्या है वो रीजंस? दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पीछे सेवरल रीजंस हैं। पहला, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इन्वेस्टर्स को ये एश्योरेंस मिलती है कि उनका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगा और पॉलिटिकल लैंडस्केप तेजी से चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होगा तो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी चेंज होगी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी। दूसरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाती हैं, और ये कंसिस्टेंसी इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट से सिविल अनरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करता और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को सपोर्ट करता है। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एकदम ऑपोजिट रही है। एक तरफ है गुजरात, जहां 4 मार्च 1998 से एक ही पॉलिटिकल पार्टी पावर में रही है। वहीं दूसरी तरफ है महाराष्ट्र, जो ना चाहते हुए भी आए दिन राजनीतिक उथल-पुथल का शिकार रहा है। जिस गुजरात मॉडल की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने से की थी, उसी मॉडल को 2014 में नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बाकी चीफ मिनिस्टर्स ने कैरी फॉरवर्ड किया। महाराष्ट्र बेस्ड इकोनॉमिस्ट अजीत रनाडे का कहना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमी में मेजरली कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, और गुजरात इसमें हाईली सक्सेसफुल है। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 तक महाराष्ट्र में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, जहां पहले 1999 से लेकर 2014 तक कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट ने रूल किया, और फिर 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट ने फुल टर्म कंप्लीट किया। लेकिन 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति ने एक नई करवट ली। शिवसेना के सीनियर लीडर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे द्वारा लीड की जाने वाली कोalition गवर्नमेंट महाविकास अघाड़ी के अगेंस्ट मोर्चा खोल दिया। शिंदे के साथ बहुत सारे लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स पहले गुजरात के सूरत में रिलोकेट हुए और फिर असम में गुवाहाटी चले गए। ये ग्रुप भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस बनाना चाहता था। हालांकि बीजेपी हमेशा से महाराष्ट्र में शिवसेना की स्ट्रॉन्ग पार्टनर रही है, लेकिन 2019 में ये पार्टनरशिप टूट गई थी।
और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर नया अलायंस बना लिया था। टेंशन्स बढ़ने के बाद ठाकरे के अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और उन्होंने 29 जून 2022 को रिजाइन कर दिया। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उनके डिप्टी बन गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रूलिंग करी कि महाराष्ट्र गवर्नर के एक्शंस काफी क्वेश्चनेबल हैं, लेकिन ठाकरे के रेजिग्नेशन के चलते गवर्नमेंट को रिस्टोर नहीं किया जा सका। मगर महाराष्ट्र की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि 2023 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार ने चीफ मिनिस्टर बनने की इच्छा जाहिर की और फिर एनसीपी के भी 2 टुकड़े हो गए। इसमें से एक हिस्सा अजीत पवार के पास आया और दूसरा शरद पवार के पास। और इसी समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को एक वंडरिंग सोल कहा और महाराष्ट्र की इंस्टेबिलिटी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। अब इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते महाराष्ट्र की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने सफर किया, जबकि गुजरात को स्टेट लेवल पे और इंडिया को सेंटर लेवल पर सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट एक सिंगल यूनिट की तरह फंक्शन कर पाती हैं। यहाँ तक कि अब महाराष्ट्र की ऑपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि नरेंद्र मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट गुजरात को फेवर करती है और इसीलिए महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट भी गुजरात को दिए जा रहे हैं। 2019 से लेकर 2022 तक सिर्फ 3 साल में नरेंद्र मोदी ने 25 से ज्यादा बार गुजरात को विजिट किया है और इस दौरान उन्होंने लगभग 40 दिन का समय गुजरात में बिताया। हालांकि इस एलिगेशन को लेकर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, सोशियो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और कई लोगों के बीच बहस चलती रहती है। दोस्तों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा एक और फैक्टर है जिसने इंडस्ट्रीज को गुजरात की तरफ मोड़ा है। आई थिंक सबसे ज्यादा ये मैटर करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो सेक्टर है जिसमें दोनों स्टेट्स के बीच मेजर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। रतन टाटा का एम्बिशियस नैनो कार प्रोजेक्ट तो आपको याद होगा। इस गाड़ी को वो हर आम आदमी के घर में देखना चाहते थे और उसका प्लांट वो वेस्ट बंगाल के सिंगूर में सेटअप करना चाहते थे, लेकिन इस प्लांट के खिलाफ पीजेंट्स ने खूब विरोध किया और नतीजा अगस्त 2008 में रतन टाटा ने सिंगूर में ये प्लांट लगाने का आइडिया कैंसिल कर दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को अपने स्टेट में प्लांट सेटअप करने के लिए इन्वाइट कर दिया। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया कि कंपनी को 7 स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्टैक्ट किया था, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्लांट सेटअप करने के लिए लैंड सबसे क्विकली डिलीवर करवाई थी। उन्होंने बताया कि लैंड एक्विजिशन में कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसकी वजह से उन्होंने गुजरात को चुना। सिर्फ यही नहीं, गुजरात में प्लांट सेटअप करना इतना इजी था कि नैनो डील सिर्फ 15 दिन में रैप अप हो गई थी। इसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट ने टाटा को और बहुत सारे कंसेशंस दिए थे, जैसे 9,570 करोड़ रुपीस का सॉफ्ट लोन, वो भी सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट रेट पे। यानी गुजरात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एस्पेक्ट पर बहुत पहले से ही काम कर रहा था और इम्प्रूवमेंट भी कर रहा था। 2020 में यूनियन गवर्नमेंट की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में गुजरात 10th प्लेस पर था। इस टाइम पर महाराष्ट्र की रैंकिंग 13 थी, लेकिन 2022 में गुजरात 8 पोजीशंस की जंप लेते हुए 2nd रैंक पर पहुंच गया, जबकि महाराष्ट्र अभी भी टॉप अचीवर्स कैटेगरी से बाहर है। लेकिन दोस्तों, ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि गुजरात ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक्सपीरियंसेस को बेहतर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल 2017 में गुजरात के द्वारा सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट लाया गया ताकि बिजनेसेस के एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस को आसान बनाया जा सके। फिर 2019 में गुजरात MSME एक्ट लाया गया ताकि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन को आसान बनाया जा सके। इसके अलावा इन्वेस्टर फैसिलिटेशन एजेंसी को भी स्ट्रॉन्ग किया गया, जिससे इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज किया जाता है। साथ ही गुजरात गवर्नमेंट ने अगस्त 2020 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च करी थी, जिसके अंडर 5 साल में इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज के रूप में 40,000 करोड़ का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाना था, ताकि स्टेट को ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन बनाया जा सके। दोस्तों, गुजरात की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया, उसमें इनोवेशन ऐड किया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करने जैसे मिशंस को अचीव किया। वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से गुजरात में एक बिजनेस को रजिस्टर करने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं, जबकि नेशनल एवरेज 15 दिन का है। गुजरात में बिजनेस स्टार्ट करने की कॉस्ट को सिर्फ 122 रुपए कर दिया गया है, जबकि नेशनल एवरेज 3,997 रुपीज है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन परमिट की बात करें तो गुजरात में इसके लिए 336 डेज लगते हैं, जबकि ओवरऑल इंडिया का एवरेज 500 है। इसके अलावा गुजरात में कंस्ट्रक्शन परमिट लेने की कॉस्ट भी नेशनल एवरेज से ऑलमोस्ट हाफ है। ये तो बात हुई गुजरात के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र अभी इस रैंकिंग में 13th पोजीशन से 10th पोजीशन पर आ चुका है, लेकिन अभी भी वो टॉप अचीवर्स यानी टॉप 7 स्टेट से बाहर है। अब पिछले एक दशक में महाराष्ट्र की इस रैंकिंग में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आया है। अब देखिए, महाराष्ट्र ने मुंबई में बिजनेसेस को इजी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स तो लिए हैं, जैसे कि मुंबई में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पहले 42 परमिशंस लगती थी, लेकिन अब सिर्फ 8 परमिशंस लगती हैं, जबकि इन परमिशन की क्लियरेंस के लिए 160 डेज की जगह अब सिर्फ 60 डेज लगते हैं।
लेकिन जब हम ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करते हैं ना, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। इसके पीछे मेरे अकॉर्डिंग कुछ मेजर रीजंस हैं। पहला, हाई कॉस्ट। महाराष्ट्र में बिजनेस स्टार्ट और ऑपरेट करना काफी एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि परमिट्स और रेगुलेशंस की कॉस्ट के साथ साथ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस काफी हाई हैं। इसके साथ बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए जो लैंड एरिया चाहिए वो भी महाराष्ट्र में रिलेटिवली महंगा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अर्बन सेंटर्स में बिल्डिंग परमिट लेने की कॉस्ट भी काफी हाई है। दूसरा, महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करने वाली रीजनल डिस्पैरिटी। देखिए, मुंबई और पुणे जैसे अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज काफी अच्छी हैं, लेकिन बाकी रूरल एरियाज काफी पीछे हैं। इस अनइवन डेवलपमेंट से ये परसेप्शन डेवलप हो जाता है कि सभी एरियाज बिजनेस ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं हैं, जो उन छोटे बिजनेसेस को डिटर करता है जो बड़े अर्बन सेंटर्स में बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते। तीसरा, महाराष्ट्र की लोकेशन। देखिए, महाराष्ट्र के दो नेबरिंग स्टेट्स गुजरात और कर्नाटका हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में महाराष्ट्र को टफ कंपटीशन देते हैं। इस कंपटीशन का रिजल्ट होता है कंपैरिजन, और ऑलमोस्ट सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन होने की वजह से जब कंपनीज कंपेयर करती हैं तो उनके लिए गुजरात रिलेटिवली एक बेहतर और चीपर चॉइस बन जाता है। और एक बड़ा कारण है कि अगर इंडस्ट्रीज को महाराष्ट्र और गुजरात से सेम ऑफर मिलता है तो वो कहीं ना कहीं गुजरात की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के लिए जरूरी है कि इन सारे इश्यूज पे काम किया जाए, और जो न्यू एज इंडस्ट्रीज आज गुजरात को कहीं ना कहीं एक अपर एज दे रही हैं, उस अपर एज को महाराष्ट्र इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करके नलीफाई कर सके। दोस्तों, अब तक हमने रीजंस को तो डिस्कस कर लिया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस कैसे गुजरात को एक अपर एज दे रहे हैं, पर यह भी जानना जरूरी है कि ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है, कौन से स्टेट को एक्चुअल में कितनी इन्वेस्टमेंट्स मिल रही हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें दोनों स्टेट्स के बीच काफी क्लोज कॉन्टेक्स्ट चलता है, क्योंकि दोनों इंडिया के इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं और यहाँ इन्वेस्टर्स अपना पैसा ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गुजरात इन्वेस्टमेंट को इसलिए अट्रैक्ट कर पाता है क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप्ड है और इफेक्टिव वर्कफोर्स मौजूद है। अगर हम गुजरात की ज्योग्राफी को देखें तो ये स्टेट भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है, जो उसका एक बड़ा एडवांटेज है। गुजरात के पास 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जो भारत में लॉन्गेस्ट है, और ये अरेबियन सी का एक्सेस प्रोवाइड करती है, और इसी वजह से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप के लिए ये इंडिया का नियरेस्ट मैरीटाइम आउटलेट भी है। यहाँ टोटल 42 पोर्ट्स हैं, जिसमें से कांडला, मुंद्रा, हजीरा, पोरबंदर और भावनगर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। इसके साथ 2.5 लाख किलोमीटर के रोड्स, 19 एयरपोर्ट्स और एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स को फैसिलिटेट करता है, जो बिजनेसेस के लिए क्रिटिकल है। इसके साथ गुजरात एक पावर सरप्लस स्टेट है और यहाँ 30 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की रिलायबल सप्लाई को इंश्योर करता है, और इसकी वजह से इंडस्ट्रीज बिना इंटरप्शन स्मूथली ऑपरेट कर पाती हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बना रखे हैं। दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं जहाँ के इकोनॉमिक लॉस डिफरेंट होते हैं और ये बिजनेसेस को अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कांडला इकोनॉमिक जोन, सूरत स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर सूरत अपैरल पार्क। इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स जैसे नोटेबल प्रोजेक्ट्स गुजरात के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को बेहतर करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस के सेक्टर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। गुजरात भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना रहा है। इसका नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गिफ्ट सिटी। अब अगर हम रुक करें महाराष्ट्र की तरफ, तो गुजरात की ही तरह महाराष्ट्र के पास भी ज्योग्राफी का एडवांटेज है। इस स्टेट के पास भी 720 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है और 55 पोर्ट है, जो इंडिया के 22% कार्गो ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मुंबई और JNPT पोर्ट। यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा का रोड नेटवर्क, मल्टीपल एयरपोर्ट्स और 6000 किलोमीटर से ज्यादा का रेल नेटवर्क है। इसके चलते 2022-23 में महाराष्ट्र को 3,92,557 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स रिसीव हुए, जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस लिस्ट में महाराष्ट्र गुजरात से काफी आगे है। 2023-24 में गुजरात को 60,600 करोड़ रुपीस की FDI रिसीव हुई और सिर्फ 2 साल में गुजरात का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 200% से ग्रो किया। जबकि पिछले 5 साल की बात करें तो अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2024 तक गुजरात में 2.99 लाख करोड़ की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। लेकिन इसी टाइम पीरियड के दौरान महाराष्ट्र को 5.32 लाख करोड़ रुपीस की FDI मिली है। 2019-20 में जब महाराष्ट्र में पावर का शिफ्ट हुआ तो महाराष्ट्र का टोटल FDI था 77,389 करोड़, जो गुजरात के FDI से 80% ज्यादा था। 2022-23 और 2023-24 में महाराष्ट्र भारत में हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव करने वाला राज्य बना है।
इस साल तो महाराष्ट्र को 1,25,000 करोड़ का FDI मिला है, जो अगर सेकंड पोजीशन पर मौजूद गुजरात 60,119 करोड़ और थर्ड पोजीशन पर मौजूद कर्नाटका के 54,427 करोड़ को मिला दें तो उससे भी ज्यादा है। इसके अलावा एक रिपोर्ट बताती है कि 2025-26 तक इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर $1 ट्रिलियन का हो जाएगा, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप रीजन्स होंगे। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र के पास इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कमी की वजह से महाराष्ट्र इस इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर्ली चैनलाइज नहीं कर पा रहा है। इसके चलते कई प्रोजेक्ट्स नेबरिंग स्टेट्स गुजरात की तरफ जा रहे हैं। तो अभी तक हमने अलग अलग सेक्टर्स में इन स्टेट्स के कंपैरिजन को देखा, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये दोनों ही स्टेट्स आज के टाइम पे किन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले गुजरात की। गुजरात के साथ सबसे बड़ा इशू है कि गुजरात में इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। इस स्टेट में जो भी इन्वेस्टमेंट आती है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तक ही लिमिटेड है, जबकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को इन्वेस्टमेंट का बहुत कम शेयर मिलता है। फॉर एग्जांपल 2013 से लेकर 2018 तक 2.4 लाख करोड़ रुपीस की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हुई, लेकिन इसका 75% सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, कच्छ, सूरत और भरूच में गया। वहीं इसके कंपैरिजन में जूनागढ़, पोरबंदर, छोटा उदयपुर, दाहोद और डांग जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को जीरो इन्वेस्टमेंट मिला था। डाइवर्सिफिकेशन ना होने की वजह से गुजरात में भी रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। अब जैसे कि गुजरात के इस मैप को देखिए, इसके ईस्ट में लोकेटेड 3 डिस्ट्रिक्ट्स दाहोद, पंचमहल और महिसागर इस स्टेट के पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां की पर कैपिटा GSDP सिर्फ लगभग 87,000 रुपीज है। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट की मेजोरिटी पॉपुलेशन ट्राइबल है और ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर किसी और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी का स्कोप ही नहीं है। यही नहीं, यहाँ एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी काफी लो है, क्योंकि इन डिस्ट्रिक्ट्स में काफी ड्राई और ड्रॉट प्रोन लैंड है और प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज भी नहीं है। दूसरा रीजन है वाटर सप्लाई का। देखिए, गुजरात में रेनफॉल रिलेटिवली कम होती जा रही है। अगर हम इस साल के एग्जांपल को देखें तो सौराष्ट्र और कच्छ रीजन को छोड़ दे तो रेस्ट ऑफ गुजरात में रेनफॉल 24% रिड्यूस हो गई है। इसकी वजह से गुजरात की कुछ मेजर सिटीज वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रही हैं। अब जैसे अहमदाबाद जैसी मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज पिछले कुछ सालों से वाटर क्राइसिस को फेस कर रही है, और वाटर इंडस्ट्रीज और बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज। गुजरात में बहुत सारे हाई लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। इसकी वजह से इस स्टेट में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हिसाब से स्टेट में डिफरेंट सेक्टर्स में ऑलमोस्ट 55% का स्किल गैप है। अब एक तरफ जहां गुजरात में सर्विसेज सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है, जिसके लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की नीड होगी, लेकिन वो गुजरात के पास है नहीं। अब रुक करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की तरफ और जानते हैं उसके चैलेंजेस को। करेंटली महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। महाराष्ट्र में अभी भी कोलिशन गवर्नमेंट रन कर रही है और एक क्लियर मेजोरिटी से बनी हुई सरकार को एक लंबा अरसा बीत चुका है, और आए दिन महाराष्ट्र की राजनीति की उथल पुथल से सब वाकिफ हैं। तो अब जरूरी है कि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए ताकि बिजनेसेस में ट्रस्ट डेवलप हो सके। दूसरा चैलेंज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में खुद को बेहतर करना। हमने इस वीडियो के एक भाग में डिस्कस करा है कि महाराष्ट्र इस टाइम पे किन किन चैलेंजेस को फेस कर रहा है बिजनेसेस के एस्टैब्लिशमेंट को लेकर और बिजनेसेस की फर्स्ट प्रेफरेंस या फर्स्ट चॉइस को ना बन पाने को लेकर। तो उन सारे स्टेप्स पे काम करने की जरूरत है ताकि आने वाली इन्वेस्टमेंट्स को सही से चैनलाइज किया जा सके और बिजनेसेस के लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रेफरेंस बना जा सके। तीसरा चैलेंज है दोस्तों, महाराष्ट्र के पास मुंबई और पुणे को छोड़कर दूसरी कोई मेजर इंडस्ट्रियल सिटी है ही नहीं। इसीलिए महाराष्ट्र को बाकी सिटीज में भी इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, स्पेशली जब मुंबई जैसी सिटीज में लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महंगा होता जा रहा है। दोस्तों, भले ही हम इन दोनों स्टेट्स को आमने सामने खड़ा हुआ पाते हैं, इन दोनों स्टेट्स के लीडर आपस में उलझे हुए रहते हैं, पर दोनों स्टेट्स में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है और ये अल्टीमेटली दोनों स्टेट्स और भारत के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि इस हेल्दी कंपटीशन के बीच डिबेट्स, डिस्कशन, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में बातचीत होना जरूरी है और वो अच्छा भी है, लेकिन टू मच ऑफ पॉलिटिक्स होना कहीं ना कहीं दोनों स्टेट्स की ग्रोथ को हैम्पर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आदित्य ठाकरे ने कहा कि अब समय आ गया है कि महाराष्ट्र अपनी खोई हुई इंडस्ट्रीज गुजरात से वापस ले। इसी तरह संजय राउत ने कहा कि इंडस्ट्रीज गुजरात शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे राज्य के यूथ के लिए हैं जिन्हें छीन लिया गया है। अब इस तरह के स्टेटमेंट्स काफी प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ये लोगों के बीच डिवाइड क्रिएट करने का काम करते हैं।
इसके बजाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उन एस्पेक्ट्स को बेहतर करने पर काम करना चाहिए जिसके चलते प्रोजेक्ट्स ने गुजरात को चुना। ये एक बेहतर और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होगी और ऑपोजिशन को भी ये बात समझनी होगी कि सरकार को घेरना बुरी बात नहीं है, आवाज उठाना बुरी बात नहीं है, पर सही कारणों के लिए सरकार को घेरना बहुत जरूरी है। और दोस्तों एट द एंड मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये वीडियो भले ही महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में है, पर आप भारत के किसी भी राज्य से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको इन दोनों ही राज्यों से सीखना चाहिए। ये दोनों ही राज्य ऐसे क्या कदम उठा रहे हैं जिससे इंडस्ट्रीज इनकी तरफ आ रही हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अपने राज्यों की सरकार को उन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की तरफ काम करने के लिए पुश करें और वोट भी उसी आधार पर दें। और ये कदम ना सिर्फ एक राज्य के लिए अच्छा है, बल्कि ये हमारे प्यारे भारत के $10 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने के लिए भी बेहद क्रूशियल है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके क्या रिकमेंडेशन, सुझाव, पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा। और ऐसे ही केस स्टडीज अगर आप भविष्य में देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कारोबार करने के लिए ना एक चीज़ जो इन्वेस्टर की तरफ से देखी जाती है आज के टाइम पे कि भाई आज से नहीं, मेरे ख्याल है शुरू से ये चीज़ देखी जाती है, हमें अब बाकी रियलाइज़ होता है कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी एक स्टेट पे एक गवर्नमेंट जो है वो कितना स्टेबल रह कर, क्योंकि भाई मेजॉरिटी होना गवर्नमेंट में और जो है एज ऑफ बिजनेस होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बेस्ट पार्ट ये है कि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ना आपको एक कंपटीशन देखने को मिलता है। देखो मुझे अब ये चीज़ रियलाइज़ होती है, देखो पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करते हैं, वो उनका काम है कि वो पॉलिटिक्स करेंगे, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी आएंगे जो कि नहीं आने चाहिए, जो कि लोगों को डिवाइड करते हैं। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल ही नहीं आने चाहिए, स्पेशली एक ही कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर सब लोगों की समझ एक जैसी नहीं होती और लोग इसी चीज़ में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। बट उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बजाय इसके कि वो सिर्फ जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन पर यकीन करें, उसके साथ साथ वो फैक्ट्स जो हैं उनको चेक करें कि एक्चुअली में अगर इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर जा रही हैं तो उसके क्या रीज़न है, और अगर हमारी स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं पर लैग कर रही है प्रोजेक्ट्स को अवेल करने में, तो वो कौन सी कमियां हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि रूलिंग पार्टी है वो कवर करने की कोशिश कर रही है स्टेटमेंट्स देकर। मुझे लगता है डिफरेंट एस्पेक्ट से एक आम इंसान को सोचना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जो अपनी सराउंडिंग में लोगों को देखती हूँ उसमें तो यही होता है कि लोग जो है ना वो जिस पार्टी को फॉलो कर रहे होते हैं बस वो उसको अंधाधुंधी फॉलो करते हैं, उसके अलावा उनके अकल काम नहीं कर रही होती कि भाई हमें फैक्ट्स जो हैं वो भी देखने चाहिए, चेक करने चाहिए, कहीं ये मैनिपुलेट तो नहीं करे। बाकी मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करूँगी, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्टेबिलिटी होना, और उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि जो चीज़ बड़ी मैटर करती है ना वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, कि मतलब नो डाउट अगर एक गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी तो उसी की पॉलिसीज़ जो हैं वो मतलब आपको स्टेबल भी नज़र आएंगी और वो बेहतरी भी उसमें लेकर आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग देखते हैं कि वन विंडो वन सर्विस होती है ना, वन विंडो, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि ये एक जो फॉर्मेट है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। और जहाँ तक हम FDI की बात करें तो मुझे लगता है कि FDI में तो लोग इसीलिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा आप कह लो कि उसका एक काम, उसके डिसीजन जो है बड़ी जल्दी होते हैं। भाई देखिए वन विंडो जो है ना वो इन्वेस्टर की जो है ना फर्स्ट चॉइस होती है। ये देखा जाए भाई इन्वेस्टर को जो है ना ये चिंता हमेशा सताती है कि भाई आप जो है अगर पैसा अगर कहीं पे लगा रहे हो, ठीक है ना, आपको रिटर्न उस पर एज सुन एज पॉसिबल जो है वो मिले। कुछ अर्सा जो है वो इंतज़ार करते हैं भाई, जो एक छोटा सा प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन का कह लें, या आप जो आपको लगता है कि भाई ये चीज़ें जो है ना वो पॉसिबल हैं करना और ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें वो इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन हर बंदे का, कोई भी हो, आम बंदा भी हो जो एक शॉप भी जाकर खोलेगा ना, उसका भी यही भाई होगा कि मुझे जो है ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मिले। तो मेरा ख्याल है कि भाई जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनके लिए स्टेबल गवर्नमेंट का होना और उसके साथ साथ एज ऑफ बिजनेस का होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े बड़े शहरों में हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो देखने को मिलती हैं कि भाई आप ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग नहीं बना सकते, आपको जो है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उनके रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। एयरपोर्ट के पास अगर बिल्डिंग आपने बनानी है तो कितनी आप ऊंची बना सकते हैं, वो कहीं इस तरह तो नहीं डायरेक्शन में आ रही कि बाद में जो है ना एयरपोर्ट को उससे जो है वो तंगी हो या सिक्योरिटी में कोई हो, तो वहाँ पे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा परमिशन और ये चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, जब गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल जोन्स बनाना शुरू हो जाती है, खासतौर पर
स्टेट गवर्नमेंट्स को जब आप देखते हैं कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रही है जहाँ पे आप कारोबार कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे मिलने वाले इंसेंटिव्स जो हैं या डिस्काउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी वो अट्रैक्शन तब ही पैदा होती है जब आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। क्योंकि भाई वीडियो में जैसे बात की गई कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो आपको जो है पॉलिसीज़ में भी जो है वो चेंजिंग देखने को मिलती हैं। तो ये भी चीज़ जो है ना भाई इन्वेस्टर को कह लें, इंडस्ट्रियलिस्ट को कह लें या बिजनेसमैन को कह लें, तंग करती है, क्योंकि वो एक एडजस्ट हुआ होता है जिन पॉलिसीज के साथ। और मैंने तो यूजुअली यही देखा जैसे ही पावर ट्रांसफर होती है ना, तो पॉलिसीज वगैरह कभी भी वो नहीं रहती, वो उनमें रिफॉर्म्स अपने मुताबिक वो रिफॉर्म्स लेकर आते हैं कि भाई ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो नो डाउट इसमें तो आपको चेंज देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें रैंकिंग के लिहाज से भी देखें तो जितना आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस और मतलब आप ये देख लो कि जैसे कि प्राइसेस हैं उसमें भी आपको देखने को मिलता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में। अच्छा, हाँ, तो वो भी आपका आप कह लो कि उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। फिर जो डेज हैं कि कितने डेज में आपका ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सकता है, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि बेसिकली आप जब भी कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आपके मतलब जब काम में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं तो आप वैसे ही मतलब अपना माइंड जो है वो बदलना शुरू हो जाते हो। तो मुझे इसलिए लगता है कि ये डिफरेंट स्टेट्स के बीच में बहुत ही एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है कि जिस तरीके से हर स्टेट जो है वो अट्रैक्ट करती है कि हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट्स आए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मुझे ना इंडिया जो है ना एक लिहाज से बहुत ब्लेस्ड लगता है कि भाई एक साइड पे देखा जाए तो भाई आपके पास जो है ना इंडियन उसका अरेबियन सी का जो है आपके पास गेटवे है, ऑन द अदर साइड आपके पास बे ऑफ बंगाल का भी जो है वो गेटवे, यानी दोनों साइडों पे जो है ट्रांसपोर्ट करना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं तो लिटरली ये चीज़ देखकर हैरान था कि खाली गुजरात की कोस्ट लाइन जो है वो 1600 किलोमीटर है और ऑन द अदर साइड हम पाकिस्तान की पूरी कोस्ट लाइन देखते हैं ना वो सिर्फ 1000 किलोमीटर है। तो आप ये देखें कि कितना डिफरेंस है। और अगर आप वहाँ पे जो है जैसे पोर्ट्स बनाते हैं पाकिस्तान में, मेन जो पोर्ट्स हैं इस टाइम वो बिन कासिम पोर्ट है जो कराची में है जो ऑपरेट करती है, और या ग्वादर पोर्ट है जो पाकिस्तान में जो है ना एक बड़े जो है लेवल पे ऑपरेट करती है। उसके अलावा 2-3 और भी छोटी पोर्ट्स हैं, क्योंकि भाई जब कोस्ट लाइन की जो है बात आती है तो पोर्ट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आप जब गुजरात में देखते हैं तो खाली गुजरात की कोस्ट लाइन पे आपको लगभग छोटी बड़ी जो है 42 पोर्ट्स जो है वो देखने को मिलती हैं। ऑन दी अदर साइड हम पाकिस्तान की कोस्टल लाइन की बात करते हैं जो कि 1000 किलोमीटर है और आपको जो है ना वहाँ पे सिर्फ 7 मेजर पोर्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है। और तुम ये देखो कि पोर्ट्स के थ्रू जो बिजनेस होता है वो बिजनेसमैन के लिए भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। सो अगर आने वाले टाइम को भी अगर हम लोग देखें तो पोर्ट्स बहुत ज़्यादा उनका एक महत्व है, क्योंकि आपके लिए समंदर के रास्ते से जितनी भी अब ट्रेड जो होती है या आने वाले टाइम में होगी उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा आपको फायदा मतलब होगा, क्योंकि यही प्रेडिक्ट किया जाता है कि जिनका रूल होगा भाई समंदर पे या मतलब वो कहते हैं ना पानी पे, तो उनके लिए एक तरह से वो डोमिनेट करेगा। एनीवे गाइस, आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि इस तरह की स्थिति में मतलब स्टेट्स को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। आपका क्या इसमें पक्ष है, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी साथ में गुड बाय।